सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ एक वीडियो में। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये वीडियो देखना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आप हो गया आप लोगों का रियल नंबर। मैं रियल नंबर से स्टार्ट करती हूँ। अब देखो रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सेकंड आपका आता है ये थ्योरम। तो पहले हम समझेंगे फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है। देखो फर्स्ट थ्योरम में क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जितने भी कंपोजिट नंबर है उसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये आपके पास 10 है। 10 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5। अब यहाँ पे मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 में लिख लूंगी। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एक बार बताओ 2 और 5 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है और बीच में क्या प्रोडक्ट है, यानी कि हम लोग कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना बड़ा भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, वो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट थ्योरम। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये मैं समझा देती हूँ। देखो बहुत बार क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे रियल नंबर में क्या था, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है। अब वर्ड प्रॉब्लम जब भी रहेगा उसमें लिखा रहता है लिस्ट नंबर, यानी मिनिमम नंबर आपको फाइंड करना है। जब भी लिस्ट हो या मिनिमम हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और उसके बाद जब भी मैक्सिमम लिखा हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थ्योरम 2। अब देखो थ्योरम 2 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है पी बी अ प्राइम नंबर, यानी कि पी कोई प्राइम नंबर है तो पी में प्राइम नंबर ले लेती हूँ 3। ठीक है, 3 प्राइम नंबर क्या 3 ले लेती हूँ। उसके बाद बोल रहा है ए क्या हो गया, ए होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए भी मैं 3 ले लेती हूँ। अब इसमें बोल रहा है पी जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पी ए को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। पी क्या हो गया आपके पास 3 हो गया, मैं 3 लिखती हूँ। अब देखो यहाँ पर भी मैं 3 लिखती हूँ। ए आपके पास क्या है, 3 है। अब जब ए 3 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो ये इसको कट करेगा, 3 3 जा 9, ये इसको भी तो कट करेगा, 1 बार में कट करेगा, यानी कि डिविजिबल होगा। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब प्रूव करते हैं √2 इज एन इररेशनल नंबर, √3 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर जब आप प्रूव करते हो तो उसमें क्या करते हो, उसमें आप ये थ्योरम लगाते हो। ठीक है, इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, या तो HCF आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या तो LCM दे दिया जाएगा, या तो A नहीं तो B। इसे आप लोग ये फाइंड कर सकते हो। अब सपोज कर लो, इसमें मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन रहता है। इसमें जैसे देखो HCF दे दिया जाएगा तो HCF आपके पास दे दिया जाएगा 4 इंटू LCM नहीं पता मुझे, तो LCM मैं लिख लेती हूँ, LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि A और B भी आपके पास गिवन है। A भी मैं सपोज करके A ले लेती हूँ 4, B ले लेती हूँ मैं 3। ठीक है, तो LCM ऑफ A B क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 फॉर्म में 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ A B क्या हो गया आपके पास 3। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, वैसे ही बहुत बार क्या होता है, इसमें तो आपको एलसीएम निकालने दे दिया गया। बहुत बार क्या होगा, एलसीएम आपके पास दिया रहेगा, एचसीएफ फाइंड करना रहेगा, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। बहुत बार क्या रहेगा, ये तीनों दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, आपको बोलेगा बी फाइंड करने, तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका चैप्टर 1 का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, ये मैंने बताया। अब हम लोग समझेंगे चैप्टर 2। तो अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इसमें एक और कंडीशन दिया गया है, इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3x स्क्वायर 4x और x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल। तो आपको क्या दिखना है, वेरिएबल के पावर पे आ जाओ। वेरिएबल का पावर क्या है, इसमें होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो गया, वेरिएबल। अब वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, x पे पावर -1, x पे पावर 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा, अब देखो इसका जो पावर है ये क्या है, ये इंटीजर हो गया, इसका पावर क्या है, ये फ्रैक्शन में है। और इसमें कंडीशन क्या दिया गया, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या -1 होल नंबर है, नहीं है। 1/2 होल नंबर है, नहीं है। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जान सकते हो कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है,
अब देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज करके लिखती हूँ 2x² + x + 1, ठीक है। अब देखो वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है, पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही इसका डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2x + 1, यानी कि जब भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 1 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो 2x + 1 है, अब देखो वेरिएबल का जो डिग्री है क्या है 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3x² + 4x + 1। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पर भी, वेरिएबल यहाँ पर भी, पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 2 होता है। फिर आ जाओ क्यूबिक पे, क्यूबिक का क्या हो गया 3x³ + 2x² + x + 7। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक का हाईएस्ट पावर कितना होता है या डिग्री कितना होता है, 3 होता है। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफ। देखो ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका लीनियर हो गया, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये याद रखना। लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो बनता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, एक बार टच करेगा। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है ना, ठीक है। और ये याद रखना ये एक बार ही टच करेगा, और जहां पे टच करेगा वहां पे इसके कितने बनेंगे, जीरोस बनेंगे। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस होंगे, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला बनता है, पर इसमें 3 केस होते हैं, तो मैं बताती हूँ। ये आपका फर्स्ट केस में देखो ये आपका केस यू शेप का हो गया, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार कर रहा है ना, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अब आ जाए सेकंड केस पे, सेकंड केस पे क्या कर रहा है, ये टच ही नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, एक भी जीरोस नहीं होंगे, 0 होंगे। फिर थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे क्या होता है, ये टच करके निकल रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच करके निकल रहा है, तो वैसे अगर बोला जाए तो ये क्या होता है, ये इक्वल 0 होता है, ये इक्वल 0 होता है, इक्वल 0 बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, इसे हम लोग 1 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपके पास दे दिया जाएगा ऐसे, और ये आपके पास टच करके निकल जाएगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा इसमें कितने जीरोस बना रहे हैं, ऑप्शन में रहेगा 1 2 3, तो आपको क्या करना है, 1 पे टिक लगाना है, 1 जीरोस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। फिर आते हैं क्यूबिक पे, क्यूबिक पे क्या होता है, 3 जीरो। देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा, 3 बार, 1 2 3, ये कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, वेव की तरह होता है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा, 3 बार टच करा, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे जीरोस। उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब मुझे क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना है, तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का देखेंगे, फिर हम लोग क्यूबिक का देखेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। -b यानी कि b आपका क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, a क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट, और c क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट है। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे क्यूबिक पे, क्यूबिक पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a। फिर आता है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a। अब इसमें बात आता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो ये क्या है, ये आपके पास दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया गया और आपसे रिलेशनशिप पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखो -a आपका क्या हो जाएगा, इसमें a आपका 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b आपका 4 होगा। अब ये याद रखना, ये जो आप 4 ले रहे हो ना, इसके आगे का साइन भी आपको लेना है, तो ये तो प्लस है तो मैं नॉर्मल 4 ही ले लेती हूँ। c क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा -b/a, तो -b -4/में a आपका कितना हो गया, 3, तो ये रहा। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/में, c कितना, 5/में, a कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। तो ये था आपका पॉलिनोमियल। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर करवाती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हो रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक बात बताओ, जब 2 स्ट्रेट लाइन रहता है आपके पास, तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ। तो देखो इसे ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन आप इसका निकालोगे, फिर इसका इक्वेशन निकालोगे। अब जब इस दोनों का इक्वेशन निकालोगे, जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो क्या इसका अलग इक्वेशन होगा, इसका अलग इक्वेशन होगा। जब आप ग्राफ में डालोगे तो वो क्या होगा, वो 2 लाइन बनेगा, और 2 लाइन जब बनेगा वो क्या होगा, या तो वो इंटरसेक्ट होगा, या तो वो पैरेलल होगा, या तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगा, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे बोला जब भी ग्राफ पे जब दो लाइन क्या हो इंटरसेक्ट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब जब दो लाइन पैरेलल हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। दो लाइन क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, उसे क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, ये लिखा हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या एक सॉल्यूशन होंगे, ये बात पता होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे बताओ, ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब जब ये दोनों लाइन मिल ही नहीं रहा है तो ये क्या सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। फिर आ जाए थर्ड पे क्या हो रहा है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो बहुत सारा सॉल्यूशन दे रहा है, देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी ऐसे करके बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन ये देंगे। उसके बाद क्या बोलता है, देखो ये जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है इसे हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, और ये जो हो गया आपका कोइंसिडेंट, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। बस एक पैरेलल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो ग्राफ में दिया जाएगा तब आप लोग ऐसे करोगे, बट बहुत बार क्या होता है, एक दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको बताना है ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में करोगे। अब देखो, रेशियो की फॉर्म में जब आप करोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो ये कैसा लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। फिर आप सेकंड में करोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो वो कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन। फिर थर्ड पे आ जाए, थर्ड में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ये कैसे लाइन होगा, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे रेशियो, अगर एक दो मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है, रेशियो के फॉर्म में करना, अदरवाइज आप लोगों को ग्राफ के फॉर्म में ही करना है अगर 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो। उसके बाद देखो, ये तो हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों के पास अलजेब्रिक। इसे अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है आप लोग का एलिमिनेशन मेथड और सेकंड होता है आप लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मैं पहले एलिमिनेशन से बताती हूँ, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से समझेंगे। तो देखो, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, मुझे क्या करना है, एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटा देना है। तो मैं हटाने के लिए क्या करूंगी, इस दोनों को इक्वल करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस साइड देखो, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये दो कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, x क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो x निकाल के हम लोग y भी निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल लो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 में डालती हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x कितना हो गया आपके पास 7/4 माइनस y इक्वल, तो 7/4 माइनस 2 क्या, इससे y आ जाएगा, 4 2 जाए 8 माइनस 1/4, तो ये रहा आपका y, ठीक है। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन से समझेंगे। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है, आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लो और उसे क्या करो, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करते हैं मैं समझाती हूँ। देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इससे मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x क्या हो जाएगा आपके पास 2 + y, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, सेकंड इक्वेशन में क्या करना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं डाल देती हूँ 2x की जगह मैं डाल दूंगी 2 + y प्लस 2y इक्वल टू 3, 4 प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4y इक्वल टू 3, 4y 3 इस आ जाएगा तो -4, 4y क्या आ गया -1, y क्या आ जाएगा -1/4, ठीक है। देखो, इस साइड भी आ गया ना, y आपका क्या आया था -1/4, y क्या आ गया -1/4। अब मुझे क्या करना, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करती हूँ मैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस y कितना आ गया -1/4, 2 -1/4, x क्या हो जाएगा 8 -1/4, x हो जाएगा 7/4, ठीक है। x क्या आ गया 7/4, यहाँ पे भी देखो x क्या 7/4। तो ये आपको डिपेंड करता है आप एलिमिनेशन से बनाओ या सब्स्टिट्यूशन से बनाओ, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। बट बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर दे देते हैं और क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें लिखा रहता है कि आपको एलिमिनेशन से बनाना है, तो आपको एलिमिनेशन से ही बनाना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। इसके बाद आता है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। तो देखो, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको कांस्टेंट टर्म है 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से 2 से, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, अब आप दो नंबर ऐसे सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए -5x आ जाए। अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 3 जा 6, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद मैं बोलूँ तो सेकंड आपको क्या बोल रहा है, इसी दो नंबर को या तो मैं प्लस करूँ या तो मैं माइनस करूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -2x, ठीक है, प्लस को हटा दो -3x, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -5x, ये आ गया, मुझे यही चाहिए ना। तो इसके जगह पे मैं क्या करूंगी, ये लिखूंगी, ये इसे तो एज इट इज लिखना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब इसके जगह पे क्या करना है, ये लिखना है मुझे -2x -3x + 3। अब इस दोनों में क्या करना है, पेयर बना के क्या करना है, कॉमन लेना है, इस दोनों को पेयर बना लो। इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो x -1 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या ले लें, -3, तो x -1 हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, 2x -3 x -1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ये नहीं पता कैसे है 3/2, तो ये देखो आपको क्या करना, सिंपली 2x -3 = 0 कर लो, x -1 = 0 कर लो। अब क्या करना, 2x -3 = किस साइड करो, प्लस हो गया। अब देखो 2x ये मल्टीप्लाई में है, 2 इस इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 3/2, इस साइड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका x का दो वैल्यू। तो ये क्या था, ये आपका था फैक्टराइजेशन मेथड जिसे आप लोग सॉल्व करोगे। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। ये क्या होता है, x = -b प्लस -b² -4ac/में 2a। ठीक है, इससे भी कर सकते हो। अब उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट। देखो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसका बोला जाएगा उसका नेचर क्या होगा। तो पहले हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब जब भी b² -4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, तो वो कैसा रूट बनाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि 2 अलग रियल रूट बनाएगा। उसके बाद आता है b² -4ac, b² -4ac = 0 होगा, तो कैसा रूट बनाएगा, 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट बनाएगा। फिर आता है b² -4ac < 0, यानी कि जब b² -4ac निकालोगे 0 से कम आएगा, जैसे कि -1 -2 -3, ये आएगा, तो वो कैसा होगा, नॉन रियल रूट। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ इसका। यहाँ पे जैसे कि आप ले लेती हूँ मैं 2x² -3x + 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें से देखो ये 2 क्या हो जाएगा, a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ठीक है, ये हो गया आपका c। अब मुझे क्या करना है, b² -4ac, तो b² करते हैं, b² क्या, -3 का स्क्वायर -4 × a × c, तो ये क्या हो जाएगा 9 -4 2 8 8 2 16, 16 में से 9 जाएगा तो -7, ये क्या आ गया -7। ये क्या है, 0 से कम है कि < 0 है, तो ये क्या हो गया, b² -4ac < 0, तो ये कैसा रूट बना रहा है, नॉन रियल रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन रियल रूट। ठीक है, बस इतना ही करना था, बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में बस इतना ही मेनली हम लोग को समझना था, नेचर ऑफ रूट, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाती हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग समझेंगे एपी। तो देखो एपी क्या होता है, एपी एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस सीरीज को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास लिखा हुआ है a + d, a + 2d, a + 3d, ये क्या हो गया, ये एपी का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसमें से a क्या हो गया, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ 3 6 9 12, ये क्या हो गया, ये आपका एपी हो गया। क्यों, क्योंकि ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो 3 में मैं क्या ऐड करूंगी, जो 6 आएगा, 3 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में मैं अगर 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मुझे पता है, अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा कि इसके आगे कौन सा नंबर होगा, तो बता सकते हैं 12 में क्या करना, आपको 3 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एपी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है एपी में क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है nth टर्म ऑफ एपी। आपको क्या करना है, nth टर्म ऑफ एपी निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, an = a + n - 1 × d, जिसमें से an क्या होगा, आपका लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये जो 50 है, ये आपका क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। a क्या होता है, a होता है आपका फर्स्ट टर्म, जिसमें से ये 2 क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। फिर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये पूछा जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने दिया हुआ है, 2 से लेके 15 के बीच में कितने टर्म्स हो गए। देखो एक तो 1
2 3 4 5 6 टर्म तो यहाँ पे हो गए। आगे भी तो ये बढ़ता जाएगा ना, तो वही आपको बताना है 2 और 15 के बीच में कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो ये क्या करना है, ये तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब डी क्या हो गया, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। इस दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है, 2 का है, तो 2 मैंने ले लिया, ये रहा। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे ये बताऊंगी सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an की जगह 50 लिख लो, इक्वल टू ए क्या हो गया 2 प्लस n-1, n क्या हो जाएगा आपका, n नहीं दिया हुआ, माइनस n-1 इंटू डी क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया, n क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कितने टर्म्स है, 25 टर्म्स है। ऐसे भी काउंट कर लो, 10 के आगे दो नंबर आगे दो बढ़ाते जाओ, कितने टर्म्स हो जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। उसके बाद बोला nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे थे, इसमें मुझे क्या करना है, लास्ट से फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो जिसमें इसका क्या फॉर्मूला होता है, l-1 इंटू डी, जिसमें से l आपको क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 100, n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको फाइंड करना है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे 100 है ना, यहाँ से मुझे 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये मुझे फाइंड करना है। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये मुझे पता करना है। तो n आपका क्या हो गया 10, यानी कि 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, इन सब नंबर के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है 2। अब हम लोग निकालते हैं l क्या हो गया आपके पास 100 माइनस n क्या हो गया आपके पास 10 माइनस 1 इंटू डी 2, तो 100 माइनस 9 9 टू 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 82, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस साइड से चलूं तो 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 82 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि जो आपके पास एपी है उसका सम पूछ लिया जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये लगाओ या ये दोनों क्या इक्वल ही है, n अपॉन 2 a प्लस l। उसके बाद आता है सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है, यानी कि सम निकालना है उसका। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे n अपॉन 2 2l माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एपी का हो गया है। इस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सब मैंने बता दिया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर बताती हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग ट्रायंगल समझेंगे। तो ट्रायंगल में हम लोग को समझना है टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। इसमें क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ ना एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी क्या है, एंगल एफ के इक्वल है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। उसके बाद आ जाओ कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी, ये रहा ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया बी सी अपॉन में ई एफ, उसके बाद आ गया ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसके बाद देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, देखो क्या होता है ना, बहुत बार आप क्या कर सकते हो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी आप लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हो। अगर दो ट्रायंगल का एंगल अगर इक्वल हो गया, या एंगल इक्वल हो गया, या साइड इक्वल हो गया, या साइड इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं वो दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बीपीटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ मैंने बताया है, आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ पूछा जाता है 5 मार्क्स में। अब देखो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, इसमें बोला जा रहा है इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ये जो दिया बात, ये साइड एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है डीई और बीसी ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसमें बोला अगर इसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट अपोजिट बोल रहा है। इसमें बोला है अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गया, यानी कि डीई बीसी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही समझना था हम लोगों को। मेनली इसका था थ्योरम हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है ये पूछा जाता है आप लोगों से, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप नेक्स्ट चैप्टर।
तो अब हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को समझना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या, ये आपके पास एक लाइन दिया गया और इसमें पूछ लीजिएगा इसका डिस्टेंस क्या होता है। तो आप लोग क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा लोगे, d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया जाए। ये क्या हो गया आपका ऑरिजिन, ऑरिजिन पे क्या होता है 0 0 कोऑर्डिनेट बनता है। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, ऑरिजिन से क्या करना है आपको डिस्टेंस बताना। तो आप क्या करोगे, d = x² + y²। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन क्या होता है, देखो एक लाइन है, एक लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट लाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है AC = AB + BC, यानी कि आपको क्या करना है, AC निकालना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। इसका लेंथ निकालना है, AC का लेंथ निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर आपको क्या करना है, AB का लेंथ निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर आपको BC का निकालना है। निकालने के बाद देखना है AC, यानी कि ये जो AC है वो अगर AB + BC के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर लाइन होगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कोलिनियर लाइन है कि नहीं है। तो आपको कैसे करना है, पहले आप AC का निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर आप AB का निकालोगे प्लस BC का निकालोगे। जब ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो इसका क्या मतलब, ये कोलिनियर लाइन है, ठीक है। फिर आता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास, इसमें तो डायरेक्ट था आपके पास एक लाइन था, इसमें लाइन का डिस्टेंस पूछ लिया गया। इसमें क्या, इसमें बीच में एक कट है, यानी कि सेक्शन, यानी कि बीच में डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइड कर दिया गया तो ये तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट में ही कट होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, ये मैं m/n मान लेती हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको x और y निकालना। तो x और y निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। अब सपोज कर लो आपके पास क्या हुआ, x और y भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, m भी दिया हुआ और आपसे n पूछा जाए तो आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर y क्या हो जाएगा, m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। तो ये तो आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अब जो देखो ये जो बीच में सेक्शन वाला जो था ये सेक्शन फॉर्मूला का ही है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। इसका अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x = x1 + x2 अपॉन 2, y क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें मेनली हम लोग को ये समझना था, एक तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ऑरिजिन, उसके बाद आ गया कोलिनियर लाइन, फिर आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, फिर आता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाती हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री। देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, p/h, p/h, p क्या होता है परपेंडिकुलर, h क्या होता है हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है b/h, टेन थीटा क्या होता है pb, कॉसेक क्या होता है h/p, सेक क्या होता है hb, कॉट क्या होता है bp, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक ट्रायंगल। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है। तो एक बात याद रखना, देखो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट क्या होता है जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और इसमें एक और एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल की जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वैल्यू पे। अब देखो जो साइन थीटा है, थीटा की जगह मुझे क्या करना है, कुछ एंगल रखना है। तो साइन यहाँ पे सभी का दिया हुआ वैल्यू, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2। अब देखो ये बात याद है कि ये याद कैसे करना है। देखो आप लोग को याद नहीं करना, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1/cos, कॉस को क्या कर सकते हैं 1/sec, टेन को 1/cot लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटीज पे। देखो आइडेंटिटीज पे हमें समझना है इससे हम लोग को समझना है SC, ST, CC। अब देखो SC क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर आपको ये पता है तो इससे आप क्या करोगे, दो अलग आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अब देखो साइन स्क्वायर रहने दो इस साइड, इक्वल टू 1 तो है ही, कॉस स्क्वायर को क्या करना है इक्वल टू के इस साइड भेजना है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज निकल गया और ये भी निकल गया। वैसे ही ST में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये याद हो गया आपको तो आप ये दोनों निकाल सकते हो। वैसे आगे CC में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है 1 होता है, ये पता होना चाहिए, आप ये दोनों फाइंड कर लोगे। तो ये तो हो गया आइडेंटिटीज। अब हम लोग समझेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें क्या, इसमें छोटा मोटा 2 या 3 कॉन्सेप्ट है तो वो हम समझेंगे। इसमें क्या, इसमें पहले हम लोग को समझना है, देखो यहाँ पे क्या, ये एक बिल्डिंग है,
ये हो गई बिल्डिंग, ठीक है। और क्या यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, ये रहा मैं खड़ी हूँ, सपोज ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करी, यहाँ से मैं क्या करी हूँ, टॉप यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे देख रही हूँ। यहाँ से मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ कि मैं क्या करी, बिल्डिंग के टॉप पे देख रही हूँ। और ये जो लाइन फॉर्म हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन। ये क्या इमेजिनरी लाइन बन रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल भी फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये क्या है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, यहाँ पे मैं बिल्डिंग पे खड़ी हूँ। बिल्डिंग पे खड़ी होकर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड को देख रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस ग्राउंड को देख रही हूँ। तो मेरी आंख से लेकर के ये जो ग्राउंड तक जो लाइन बन रहा है, ये क्या लाइन हो रहा है, ये तो इमेजिनरी लाइन हो रहा है। और इमेजिनरी लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो, लाइन ऑफ साइट तो बन रहा उसके बाद क्या करना, मुझे एक लाइन स्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग को, जब भी नीचे से एंगल बनेगा उसे क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर करवाती हूँ। सो अब हम लोग समझेंगे सर्कल। तो देखो, सर्कल में हम लोग को क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, उसके बाद इसमें दो थ्योरम है ये समझना है। तो पहले मैं ये समझाती हूँ। देखो, सर्कल में क्या है, सर्कमफ्रेंस पे मैं क्या करी, दो पॉइंट ले रही हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। जब मैं इस दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉर्ड, ये बन गया कॉर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो कॉर्ड है इसी को मैं क्या करती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से एक कॉर्ड बना लेती हूँ। इस कॉर्ड को क्या कर रही हूँ, मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, बाहर कर रही हूँ। एक्सटेंड करने के बाद ये क्या बन गया आपका, सीकेंट, सीकेंट, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आ जाओ इसे, उसके बाद यहाँ पे जो ये सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आर्क। उसके बाद देखो, ये आर्क हो गया और दो रेडियस, यहाँ पे मैं सेंटर से क्या कर रही हूँ, दो रेडियस बना रही हूँ। दो रेडियस और एक आर्क मिलकर क्या बनता है, सेक्टर बनता है। यानी कि बीच में पार्ट क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर हो जाएगा, सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपका कॉर्ड हो गया। कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क मिलकर क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। तो यानी कि ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, ये मिला के क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सेगमेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेगमेंट, ठीक है। देखो, कॉर्ड हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। अब एक चीज और बच रहा है, टेंजेंट। अब ये सर्कल है, सर्कल को क्या करेगा, एक लाइन क्या करेगा, टच करके निकल जाएगा। एक लाइन क्या होगा, टच करके निकल जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। एक मिनट, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद आते हैं इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब क्या होता है, देखो यहाँ पे पॉलीगॉन के अंदर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब बोलते हैं। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। उसके बाद आ जाए थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या बोल रहा है, इसमें देखो बोल रहा है, एक आपके पास सर्कल है, सर्कल को क्या करा, एक लाइन टच करके निकाला, यानी कि एक टेंजेंट हो गया। अब ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को क्या करना, मुझे सेंटर तक ज्वाइन करना है, यानी कि सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है वहां से लेकर के सेंटर तक मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। और वो जो लाइन ड्रॉ करूंगी वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। बस सिंपल सा था, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। बस ये थ्योरम में बस इतना ही समझना था। उसके बाद आज सेकेंड थ्योरम में, सेकेंड थ्योरम में क्या बोल रहा इसमें बोला एक आपके पास सर्कल है, सर्कल से क्या करना, मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। ये आपका पी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब देखो, पी जो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इससे कितना टेंजेंट बन सकता है, इससे दो टेंजेंट बनेगा। और ये बोल रहा है, ये जो दो टेंजेंट होगा, ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जब भी पी यानी कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से जितना भी टेंजेंट बनेगा, दो ही टेंजेंट बनता है और वो दो टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड थ्योरम था। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को ये समझना था, सर्कल के बारे में समझना था, इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब क्या होता है, और ये दो थ्योरम समझना था। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को करवाती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें हम लोग को सेक्टर और सेगमेंट दो ही चीज समझना है।
तो सेक्टर क्या होता है, देखो दो रेडियाई और एक आर्क, दो रेडियाई और एक आर्क मिलकर क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, सेक्टर हो गया, क्योंकि ये छोटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। उसके बाद ऊपर आ जाओ, ऊपर भी क्या हो रहा है, दो रेडियाई और एक आर्क मिलकर ही बनता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेक्टर होगा, बट ये क्या होगा, ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब ये तो क्या, मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है, यानी कि जब भी आपसे एरिया पूछ लिया जाए इसका, तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो, इसका आर्क पूछ लिया जाए, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है जिसका है, ये इसका माइनर आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिर आता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी कि मेजर आर्क का आपको लेंथ पूछ लिया जाए, यानी कि इसका लेंथ पूछ लिया जाए, ये रहा, तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर माइनस θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये तो हो गया सेक्टर का। अब हम लोग आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, ये देखो, ये आपका कॉर्ड हो गया, कॉर्ड और आर्क मिलिए क्या बनता है आपका, सेगमेंट बनता है, कि बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा के लिए क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और यहाँ पर भी सेगमेंट बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको क्या बोला जाए माइनर सेगमेंट निकालने के, तो आपको क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या एक सेगमेंट ही बना, ये सेक्टर ही बना ना, ये रहा, दो रेडियस और एक आर्क, ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो आपको क्या करना है, इस सेक्टर में इस वाले ट्रायंगल को माइनस करना है, इस वाले ट्रायंगल को जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यानी कि आपको ऊपर का पार्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, और उसमें क्या माइनस करना है, उसमें आपको एक छोटा सा माइनर सेगमेंट को माइनस करना है, ये माइनर सेगमेंट को माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या, नॉर्मली हम लोग को ये फॉर्मूला समझना है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड का इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL + B, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, वॉल्यूम क्या होता है, LBH। ठीक है, वैसे ही क्यूब का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया 4², टोटल क्या होता है 6A², वॉल्यूम क्या होता है A³। सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πr+H, वॉल्यूम क्या होता है πr²H। फिर आते हैं कोन पे। देखो कोन का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया πrl, टोटल क्या होता है πrl+r, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²H। फिर आते हैं स्फीयर का। स्फीयर का ये हाफ क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। हेमिस्फीयर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इसी का हाफ होगा, ये 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, अब इसमें बात आता है इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। देखो सपोज करिए क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ये रहा आपका, ये मैं बना देती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये फिगर है आपका, और आपको पूछा बोल दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना। तो क्या करोगे आप, ये बीच में क्या सिलेंडर है, तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, प्लस उसमें क्या ऐड करना, ये साइड में देखो ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, तो कितना हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 कर्व सरफेस एरिया निकाल लो हेमिस्फीयर का। ठीक है, निकालने के बाद दोनों ऐड कर दो तो इसका एरिया निकल गया। तो ये तो रहा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाती हूँ, हम लोग समझेंगे स्टैटिस्टिक। तो देखो स्टैटिस्टिक में हम लोग को क्या क्या समझना है, हम लोग को समझना है मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में। तो देखो मीन को कितनी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, जिसमें से fi क्या होगा आपका, fi होगा फ्रीक्वेंसी, fi आपका फ्रीक्वेंसी होगा, xi क्या होगा, xi होगा आपका क्लास मार्क। ठीक है, और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, देखो क्लास मार्क निकालने का यहाँ पे मैंने बताया है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, और इसमें से जो फर्स्ट का रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, सेकंड वाला क्या होगा, अपर लिमिट। फिर आता है सेकंड पे, सेकंड आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस समेशन fi di अपॉन में समेशन fi, जिसमें से a क्या होगा, a होगा आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, d हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, xi माइनस a, जब भी आप xi में a माइनस करोगे तो आपको d मिल जाएगा। फिर आता है आपको स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस समेशन fi ui अपॉन में समेशन fi इंटू h, जिसमें देखो ui कैसे फाइंड करोगे, xi माइनस a अपॉन h करोगे तो आपको ui मिल जाएगा। और इसमें क्या है, h दिया हुआ, तो h क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा क्लास साइज, और ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में जो आप लोअर लिमिट माइनस करोगे तो आपको h मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मीन का।
अब आते हैं मीडियन पे। देखो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, जिसमें से L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगा, सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर आते हैं मोड पे। मोड का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, जिसमें से L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, H क्या होगा, क्लास साइज हो जाएगा। अब देखो F नॉट और F2 क्या होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा F1 होगा ना, F1 के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका F नॉट होगा, और F नॉट यानी कि F1 के जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा। और उसके बाद तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपसे रिलेशनशिप पूछा जाए मीन, मोड एंड मीडियन का, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो ये तो रहा आपका स्टैटिस्टिक का। अब आपका लास्ट चैप्टर बच रहा है प्रोबेबिलिटी, तो वो मैं करवाती हूँ। तो अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी या चांसेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी लाई किसके बीच में करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0 होता है। फिर आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखो इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, यानी कि जिसका आउटकम क्या हो, सिर्फ 1 हो। आउटकम क्या हो, सिर्फ 1 हो, जैसे 1 आना चाहिए, नीचे कुछ भी आए डजंट मैटर, ऊपर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। अब इसका क्या, इसका मैं बताती हूँ। सपोज करके यहाँ पे मैं बोलती हूँ, यहाँ पे एक आपके पास बैग है, इसमें क्या है, रेड बॉल, येलो बॉल और ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1 है, तो 1/3। अब उसके बाद फिर सेकंड बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, यानी कि ग्रीन बॉल आने की क्या चांसेस नहीं है, तो ग्रीन बॉल को हटा दो, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगी 2 अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 3, कट करके क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहले आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या आता है, हमेशा 1 आता है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है कार्ड। देखो कार्ड में क्या टोटल 56 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब देखो रेड कार्ड में भी क्या आता है, हर्ट होता है, 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होता है, और उसमें से क्या होता है, 13 क्लब, 13 स्पेड होता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, हर्ट के अंदर भी क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्यून होता है, जैक होता है और एस होता है। सब में क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पे जो दिया हुआ आपको, आपके पास किंग क्यून जैक, किंग क्यून जैक, इसमें भी दिया हुआ किंग क्यून जैक, इसमें भी दिया हुआ किंग क्यून जैक। तो ये क्या होता है, ये आपका फेस कार्ड होता है। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, फेस कार्ड टोटल 12 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास एस है, टोटल एस कितना हो जाएगा, 4 है एस में लिखती हूँ, टोटल एस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो कार्ड भी मेनली यही था आप लोगों का, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो सब मैंने दिया है यहाँ श्योर इवेंट से लेकर के। और एक और चीज आता है इक्वली लाइकली आउटकम। अब ये देख लो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम। अब देखो ये क्या होता है, सपोज करके मैंने क्या किया, मैंने कॉइन को टॉस किया। जब आप कॉइन टॉस करोगे, ठीक है, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस है। दोनों के कितने 50% चांस है आने के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये जो सेशन था, यहाँ पे ये सेशन आपका खत्म हो रहा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा और एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, जितना भी चैप्टर था, हर एक चैप्टर मैंने लिया और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट लिया है। ओके, थैंक यू सो मच।